नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 21 तारीख का आपका एग्जाम नहीं है। तो यहां पर देखिए, मैं 20 जनवरी को जो प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में कल मैं लेकर आया था, उनमें कुछ त्रुटियां थी, उनको यहाँ पर सुधारी गई है। साथ में और भी जो बच्चों के द्वारा प्रश्न बताए गए हैं, जैसे कि अमित कुमार जो कि भोजपुर बिहार से हैं और जन्नत जो कि मुजफ्फरनगर से हैं, इनके द्वारा बहुत सारे प्रश्न बताए गए। उन सभी प्रश्नों को लिया गया है, उनके उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। और टॉपिक यहाँ पर नहीं लिए गए हैं। लगभग 30 प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है। चाहे तो आप हमारे जो पुराना वीडियो है उसको खोल के देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे बच्चों द्वारा प्रश्न बताए गए, उनको भी यहाँ पर लिया गया है ना। तो आपको स्किप नहीं करना है। 20 तारीख का है ये। कोई बच्चा आकर यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि सर आज 21 तारीख को तो एग्जाम नहीं हुआ था। फिर मैं बता रहा हूँ, 20 तारीख में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, जिसमें पर्यावरण, बाल विकास, गणित और हिंदी के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। पीडीएफ हमारे ऐप्स के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। चाहे तो टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा वहां पर इंतजार करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिख रहे होंगे 9340089205, इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे कि इन दोनों बच्चों के द्वारा ये प्रश्न बताए गए हैं, वैसे आप भी हमें बता सकते हैं कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। यदि आपको टॉपिक भी देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उस पर आपको 20 तारीख का जो एनालिसिस है उसमें टॉपिक भी मिल जाएगा। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर में आपको बताऊंगा, है ना। साथ में हमारी ऐप है, यहाँ पर आप मोनो देख सकते हैं। इसी ऐप को डाउनलोड करना है, रेटिंग आपको देना है। फ्री पीडीएफ में जाइएगा, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो ये 2 पीडीएफ हमने वहाँ पर लगा के रखी है। एक तो रामबाण पीडीएफ है जो सीटेट ईवीएस के लिए है ना। एक 10 मॉक टेस्ट है जिसमें 2 फ्री है, 8 आपको पेड है ना। 49 में आपको खरीदना होगा। इसमें जो आपका एनसीईआरटी चित्र के माध्यम से आपको एनसीईआरटी को सारा जितने भी टॉपिक है सारे हमने कवर किए हैं, सारे को अच्छे से समझाया है। साथ में जो प्रश्न अभी तक पूछे गए 2011 से लगाकर 2021 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रश्न वहां पर रखे गए हैं। जो भी हाल ही में एग्जाम हो रही है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको आप एक बार परचेस करके देख लीजिएगा। काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे 20 तारीख को कि जिन राज्यों में तापमान 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता है वह राज्य कौन कौन से हैं। 4 विकल्प थे, उसमें मध्य प्रदेश और झारखंड भी था। तो ये 2 ऐसे राज्य हैं, यहां पर जो उत्तर है उसी को मैं बताऊंगा, है ना। तो मध्य प्रदेश और झारखंड ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां का जो तापमान है वो 0 डिग्री से नीचे नहीं आ जाता। तो मध्य प्रदेश और झारखंड यदि आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सी महिला है जो अंतरिक्ष में 6 महीने से ज्यादा रही थी। तो वो है सुनीता विलियम्स। विकल्प में सुनीता विलियम्स था, टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 195 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो वो आपका सही आंसर क्या होगा, सुनीता विलियम्स होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, ये पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न में आपको बता रहा हूं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था जो कि कल ये विकल्पों के माध्यम से मैंने आंसर वहां पर बीज बताए थे। बीज यानी कि बच्चों के द्वारा मुझे जो विकल्प बताए थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताया था, लेकिन वहां पर बाली भी था, है ना। कि पृथक्करण के लिए बाजरा का कौन सा भाग ओखली में कूटा जाता है, ये करेक्ट प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा, बाली। क्योंकि विकल्प में बाली था तो बाली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। कल मुझे बाली नहीं बताया गया था विकल्प में, इसलिए मैंने वहां पर बीज आंसर दिया था। बाली यदि बताते तो वहां पर बिल्कुल बाली बताता, क्योंकि बाली जो भाग है उसको ओखली में कूटा जाता है ना पृथक्करण के लिए बाजरे को। तो बाली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो तीसरे का बाली होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था शीतलन के, कि शीतलन की जो प्रक्रिया है वो धीमी कब होती है। तो जो शीतलन की जो प्रक्रिया है वो तापमान में वृद्धि के कारण होती है। यदि विकल्प में होगा तापमान में वृद्धि के कारण, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। जो शीतलन की प्रक्रिया है वो तापमान में वृद्धि के कारण धीमी हो जाती है। चलिए, एक जो केरावन है, जो घर है, घर के बारे में पूछा गया था, है ना। आपने सुना होगा केरावन के बारे में। ये किस पर बनाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो ये बस वहन पर बनाए जाते हैं ना। केरावन को हम चलता फिरता घर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बस पे, वहन पर आदि पर ये घर बनाए जाते हैं। तो केरावन जो घर है इसके बारे में पूछा गया था कि किस पर बनाए जाते हैं। तो ये बस और वहन पे बनाए जाते हैं। यदि विकल्प में बस था तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन है। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक के बारे में पूछा गया था, कौन है। तो ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है, जो कि रहने वाले कहाँ के हैं, बिहार के। और जो सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है, इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो 1970 में की थी। कब की थी, 1970 में स्थापना की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के, है ना। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक पे यदि आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक के बारे में भी पूछा गया था।
चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि मीना चांद देखने छत पर जाती है ना, यहाँ पर जाती लिखा हुआ है, छत पर जाती है, वो कौन सा त्योहार मना रही है? चांद देखने के लिए छत पर जाती है तो कौन सा त्योहार मनाते हैं? सरल सा प्रश्न है। विकल्प में करवा चौथ था, तो करवा चौथ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? देखिए, वाष्पीकरण से एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? विकल्प में आपका होगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटता है तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो सबसे धीमी होगी। यदि ये विकल्प आपका ऑप्शन में था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? कल हमने यहां पर शाकाहारी के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था आपको? शाकाहारी के बारे में, गाय, खरगोश और घोड़ा, है ना। तो बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर शाकाहारी नहीं पूछा गया था, सर्वाहारी पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं उनका जो माइंड होता है वो स्थिर नहीं होता है। किसी को घर जाने की जल्दी होती है, किसी का सेकंड पेपर होता है तो उसको देने की जल्दी होती है। तो जो जैसा याद आ जाता है वैसा ही हमारे पास सेंड कर देता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो आपको माइंड नहीं करना है। यदि आपको पता है तो आपको कमेंट्स के माध्यम से इतना कहना है कि सर ये प्रश्न नहीं था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। कोई बच्चे ऐसे ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आए वो बोल देते हैं ना। तो हमारे द्वारा एक भी प्रश्न नहीं रखा जाता, जो बच्चों के द्वारा बताया जाता है वही प्रश्न हमारे द्वारा रखा जाता है ये वीडियो में। तो ऐसा नहीं है, है ना, जो प्रश्न बताते हैं वही रखे जाते हैं। तो कभी कभी गलती हो जाती है तो उसको अवॉइड भी करना सीखिए, है ना। तो इनमें से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? तो वहां पर मनुष्य, सुअर और कौवा था, और यही आपका सही आंसर होगा, मनुष्य, सुअर और कौवा। ये तीनों ही जो जानवर होते हैं सर्वाहारी होते हैं। यहाँ पर सर्वाहारी लिखा हुआ है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि इनमें से मानव निर्मित आपदा कौन सी है? मानव निर्मित आपदा, तो मानव निर्मित जो आपदा मैंने एक निकाली वो औद्योगिक आपदा है। ये मानव द्वारा निर्मित आपदा है, औद्योगिक आपदा, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि निम्नलिखित में से जो घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाते हैं वहां घर किस पर बने होते हैं? यदि यही प्रश्न और यही 4 विकल्प होंगे तो आपका 1 नंबर पक्का है। ये आयोग द्वारा आपको देना चाहिए और देंगे ही, क्योंकि बर्फ पर बने घर भी सर्दी, गर्मी, बरसात से बनाते जो इग्लू के होते हैं ना, वो भी आपको सर्दी से भी बचाएंगे, गर्मी से भी बचाएंगे, बरसात से भी बचाएंगे। नाव पर बने घर, ये भी जो हाउस बोट वगैरह होती हैं, ये भी आपको सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाती है। पेड़ों पर जो घर बने होते हैं वो भी आपको सर्दी से बचाएंगे, गर्मी से, बरसात से। पहाड़ों पर बने घर, ये भी, जो भी जितने भी घर है, वो जो घर हैं वो इसलिए घर है क्योंकि वो गर्मी से भी आपको बचाते हैं, सर्दी से भी बचाते हैं, है ना, बरसात से भी बचाते हैं। तो मुझे लगता है ये 4 विकल्प में होंगे तो आपके चारों सही होंगे और 1 नंबर आपका पक्का होगा। यदि आपको ये पूरा प्रश्न आता है, पूरे 4 विकल्प आते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा कि सर हाँ यही प्रश्न थे, सॉरी यही प्रश्न था और यही विकल्प था। तो यदि यही पूछा होगा तो 1 नंबर आपका पक्का होगा, है ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो केंद्र शासित प्रदेश का आपका सही मिलान करना था, है ना। तो सही मिलान में आप केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है इसके बारे में पूछा गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प में यही था, है ना। ये जो पूरे उत्तर आपको बताए जा रहे हैं ऐसा का ऐसा ही हूबहू वहां पर विकल्प पूछे गए थे और यही विकल्प में था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि हम भारत की राजधानी दिल्ली को बीच में रखते हैं तो लखनऊ और चंडीगढ़ की दिशा पूछी गई थी कि दिशा कौन सी है। तो ये प्रश्न हमने कल भी बताया था। देखिए, यहाँ पर हम यदि दिल्ली को रखें बीचों बीच तो आप देखेंगे कि जो जो चंडीगढ़ है वो आपका ऊपर आएगा, इस तरीके से आएगा, है ना, और जो लखनऊ आएगा आपका उत्तर प्रदेश वो इस तरीके से आएगा। तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम होगा और नीचे देखेंगे तो पूर्व दक्षिण होगा। तो जो चंडीगढ़ होगा वो आपका उत्तर पश्चिम में होगा और जो उत्तर प्रदेश लखनऊ होगा ये आपका पूर्व दक्षिण में होगा। चलिए, एक प्रश्न घटपर्णी पौधे से संबंधित पूछा गया। देखिए, यहां पर मुझे प्रश्न मिला है, उत्तर मैंने मेरे अनुसार रखा है ना कि घटपर्णी पौधा कीट पतंगों का शिकार क्यों करता है। तो घटपर्णी पौधे के बारे में आपको पता होगा, ये कहां पर उगता है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी में ये उगता है। और उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति के लिए जो कीट पतंग होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे चूहा वगैरह होता है, इनको इसलिए खाता है क्योंकि उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए घटपर्णी पौधा कीट पतंगों या फिर जो जानवर होते हैं उनका शिकार करता है। यदि विकल्प आपको पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं बाल विकास की। देखिए, 14 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं आपके पर्यावरण अध्ययन के। अब बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास में आपसे पूछा गया था कि लेखक या कवि
होने के लिए किस बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो भाषाई बुद्धि की आवश्यकता होती है। सिर्फ उत्तर मैं आपको बताऊंगा किसकी आवश्यकता होती है, भाषाई बुद्धि की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न 20 जनवरी को पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था पियाजे से संबंधित कि पियाजे के अनुसार बच्चे तार्किक रूप से किस अवस्था में सोचते हैं? तो वो अवस्था कौन सी होगी आपकी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कितनी अवस्थाएं दी इनके द्वारा? 4 अवस्थाएं दी हैं और चारों के बारे में शायद आपको पता भी होगा। और ये अवस्था का जो वर्ष होगा वो 7 से 12 वर्ष होगा, 7 से 12 वर्ष, है ना। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी विकलांगता समझ और संचार समस्याओं का कारण बनती है? तो वो डिस्फेजिया है। यहाँ पर देखिए जितने भी विकार है उस पर एक प्रॉपरली मैंने वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आपका ये जो पीडीएफ है, जो मैंने वो वीडियो बनाया है, उसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप्स में मिल जाएगी, फ्री है ना, किसी भी प्रकार का चार्ज वहां पर आपको नहीं देना है। यदि आप फ्री पीडीएफ में जाएंगे तो काफी पीडीएफ वहां पर अपलोड की गई है, तो उनको भी पढ़ लीजिएगा, है ना, काफी आपको हेल्प मिलेगी और वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो डिस्फेजिया यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, क्योंकि 1-2 विकार डेली ही पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक सफल कवि और लेखक होने के लिए किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए। कौन सी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास के स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? देखिए स्तर पूछे गए हैं तो वो 3 होते हैं, यदि चरण पूछे गए हैं वो आपके 6 होते हैं ना, क्योंकि 6 चरणों को 3 स्तर में बांटा गया है। 6 चरणों को कितने स्तर में बांटा गया है? 3 स्तर में। जैसे कि जो पूर्व परंपरागत नैतिकता है इसके 2 चरण है, इसके 2 चरण है और इसके 2 चरण है। ऐसे कितने होंगे? ये 6 है ना। स्तर पूछे तो आपके 3 होंगे, चरण पूछे तो आपके 6 होंगे। तो इसको क्रम में आपको जमाना था, क्रम में आपको बताना था। तो स्तर पहला कौन सा आपका? पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो कि 4 से 10 वर्ष तक का होता है। दूसरा होगा आपका जो स्तर होगा वो पारंपरिक नैतिकता होगा, जो 10 से 13 वर्ष तक का होता है। और तीसरा स्तर होगा उत्तर परंपरागत नैतिकता, जो कि 13 से 16 वर्ष तक का होता है। ये जो स्तर है ये क्रम वाइज मैंने रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका विकास का जो शीर्षगामी है ना, शीर्षाभिमुखी सिद्धांत हैं वो किसको प्रतिपादित करता है ना, जो विकास होता है वो किस ओर होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो जो शीर्षगामी सिद्धांत है उसका जो विकास है वो सिर से पांव की ओर होता है, सिर से पांव की ओर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका बाल विकास में कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन रिक्त स्थान किसको दर्शाता? देखिए हुबहू प्रश्न ये नहीं पूछा था, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। प्रश्न लड़की जो लड़के होते हैं वो लड़की की तरह नहीं रोते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो उसके आधार पर मैंने ये प्रश्न रखा गया है, मेरे द्वारा प्रश्न रखा गया है। उसका उत्तर और इसका उत्तर, दोनों का उत्तर क्या होगा? लैंगिक रूढ़िवादिताओं पर, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की के संबंध में प्रश्न पूछा गया था, है ना। लैंगिक रूढ़िवादिता पे प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न मेरे द्वारा रखा गया है और इस प्रकार का प्रश्न ही पूछा गया था कल की एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है दृष्टिहीन बच्चे के ऊपर प्रश्न था कि दृष्टिहीन बालकों की शिक्षण में सही नहीं है, और विकल्प में था आपका हस्तलिखित नोट्स देना। तो हस्तलिखित नोट्स देना ये सही नहीं होगा दृष्टिहीन बालकों के शिक्षण हेतु, है ना। तो हस्तलिखित नोट्स देना ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया था, 4 विकल्प मुझे नहीं मिले हैं, तो ये मेरे अनुसार रखा गया है। देखिए दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता और अक्षांश स्तर, ये तीनों ही आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अब इन तीनों में से कौन सा विकल्प था ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़े तो आगे हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश पूछे गए थे, और गद्यांश और पद्यांश में से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी यहां पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है, वो शब्द आपको बताना था, और विकल्प में असफलता था। तो असफलता में आपका जो मूल शब्द देखे तो वो सफल होगा, और इसमें हम उपसर्ग देखें तो आ होगा और प्रत्यय देखें तो ता होगा, है ना। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया था, तो आपका उपसर्ग आ होगा और प्रत्यय आपका ता होगा, यानी कि असफलता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूल शब्द पूछे तो वो सफल होगा। चलिए
अगला प्रश्न पूछा गया था सरिता का समानार्थी शब्द। देखिए सरिता का समानार्थी शब्द पूछा गया था। अब सरिता का समानार्थी विकल्प में कौन सा था ये मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी समानार्थी शब्द हैं वो रख दिए हैं, जैसे कि तटिनी है, वाहिनी है, तरंगणी है, निर्झणी है, शैलजा है, जलमाला है, नद है ना, सेवालनी है, प्रवाहिनी है और नदी है। शायद नदी विकल्प में होगा। तो ये सभी क्या है, सरिता का समानार्थी शब्द है। एक और प्रश्न पूछा गया था वापी का अर्थ। देखिए वापी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि वापी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब है, ताल है, तलिया है, सरोवर है, जलाधर है, पुष्कर है, सर है, गड़ही है, जोहड़ है, झील है, तड़ांग है, दल है, पद्माकर है, पोरा है, पोरी है, बावड़ी है, बावली है, मानस है, मानसरोवर है। तो या तो तालाब दिया होगा या फिर बावड़ी दिया होगा, है ना। दोनों विकल्पों में से एक विकल्प आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर ये सभी वापी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर वात्सल्य का अर्थ पूछा गया था कि वात्सल्य का अर्थ क्या होता है। तो वो स्नेह होता है। क्या होता है वात्सल्य का अर्थ? स्नेह होता है। आगे गणित की बात करें तो गणित में देखिए 2 प्रश्न हमें मिले हैं, जो कि कल भी हमने इसके बारे में बताया था। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसके बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार आप इसको सोल्व करेंगे। तो प्रथम जो 5 अभाज्य संख्या है जिसका किसी में भी भाग नहीं जाता है वो है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है ना। ये 5 अभाज्य संख्या है। यदि हम इसका औसत निकालेंगे तो इनको हम सब जोड़ देंगे और जितनी भी संख्या है उसका हम भाग दे देंगे, इससे आपका औसत ज्ञात हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11 को हम जोड़ेंगे तो टोटल 28 होगा और 28 में से 5 का भाग देंगे क्योंकि टोटल कितनी संख्या है 5 है। तो 28 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आपका निकल के आएगा 5.6 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न और हमें मिला है, देखिए ये आपका रीजनिंग से पूछा गया प्रश्न है। 1, 2, 3 के बाद आपका F दे दिया है और 5, 6, 7 के बाद E दे दिया है। उसके बाद 9, 10 है और उसके बाद डेश डेश 2 है। इसके आगे क्या होगा ये पूछा गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 4 की सीरीज है ना वो गायब है, यानी कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आता है। 4 की सीरीज की जगह क्या लिखा है आपका F लिखा है। 8 की जगह पर क्या लिखा है E लिखा है। तो आगे क्या आएगा 10 के बाद आपका 11 आएगा, है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो E के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर F लिखा है। तो यहां पर देखिए ई के पहले क्या आएगा आपका डी आएगा, है ना, DEF। तो यहां पर 11D आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार से यदि प्रश्न था तो 11D आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये 29 प्रश्न थे हमारे पास, पूरे प्रश्न जो कि कल के एग्जाम में पूछे गए थे। और आगे जो वीडियो आने वाला है वो 28 दिसंबर से आपका 20 जनवरी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको एक वीडियो में मिलने वाला है। तो जल्द ही वो वीडियो आने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।